तो सुबह सवेरे पाकिस्तान नाजरीन हम वापस आए हैं। बात करते हैं कुछ सिंध हुकूमत की, जिसने लॉकडाउन में नरमी करते हुए अहम फैसले किए हैं। आज से कराची समेत सिंध भर में तमाम मार्केट्स हों, दुकानें हों, रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि केसेस जो हैं वो अभी भी वहाँ पर उसी रफ्तार में रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मगर तमाम दुकानों के अमले को वैक्सीन करवाना भी लाजमी करार दे दिया गया है और 15 रोज़ बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक भी किए जाएंगे। ये फैसला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक आउटडोर डाइनिंग हो रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जो आउटडोर डाइनिंग पर लोगों के दरमियान फासला रखना है उसको लाजमी करार दिया गया। फिर 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स हैं, आउटडोर शादियां हैं, उनकी भी इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसे ही और CVU समेत दीगर जो मकामात हैं उनको खोलने का फ़ैसला भी किया गया है, जबकि सैलून्स और SOPs के तहत इनको भी खोलने का जो है फ़ैसला किया जा रहा है। और कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में बात कर ली जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.25 रिकॉर्ड की गई थी। और हम बात कर रहे हैं वज़ीर सेहत सिंध की। उन्होंने तंबीह भी की थी कि कोरोना शरह बढ़ने के बावजूद जो है सिंध में पाबंदियों में जो है नरमियाँ की जा रही हैं और हम इसको देखेंगे, लेकिन तिब्बी माहिरीन हैरान है कि ये हो क्या रहा है। अगर आपके केसेस बढ़ रहे हैं तो आप नरमी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा कि केसेस जो हैं जिन इलाकों में पहले शरह ज़्यादा होती थी वहाँ पर पाबंदियाँ जो सख्त कर दी जाती थी, लेकिन इस वक्त जो सिंध में हमने देखा केसेस तो बतदरीज बढ़ रहे हैं और जो SOPs जो थी उनको भी फॉलो उस तरीके से नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पाबंदियां थी उनमें खासी नरमी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे मौजूद है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर हुकूमतें क्या करें ये पहले बताइएगा कि जब सख्ती की जाती है उस वक्त लोग सड़कों पर निकल आते हैं कि सख्ती क्यों की जा रही है। PMA की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जाता है कि सख्ती होनी चाहिए। अब जब केसेस बढ़ रहे हैं हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, कैसा फैसला है ये और हुकूमत बेचारी करे क्या ऐसे हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो सिंध हुकूमत के ऊपर एक बड़ा चैलेंज और एक बहुत मुश्किल मरहला इनके ऊपर है, क्योंकि बज़ाहिर अगर प्रोफेशनली अगर बात की जाए, अगर एक्सपर्ट की बात की जाए तो इन शरह के साथ जो कि 11.2% इस वक्त कराची का मुस्बत रेट है, इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह से रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूँकि जो कोरोना के जो लोग मुतासिर लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस तबका है, जो शादी हॉल वाले हैं, दूसरे उनका इतना प्रेशर है, फिर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। इसमें हर आदमी अपने अपने मकसद के लिए सारा काम कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये नहीं देख रहा है। आप अगर याद करें तो रमज़ान से पहले ये हमने बात की थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कि पूरे पाकिस्तान में 12 दिन का 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें, उसके बाद आप रमज़ान में बेशक सब चीज़ें खोल दें और लोगों को कारोबार करने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब में आपने देखा कि बहुत बुरी सूरत हाल हो गई थी, और जब पंजाब में जब सूरत हाल खराब थी तो सिंध के हालात बहुत अच्छे थे, सब चीजें खुल रही थी। तो रमजान के एंड में सिंध गवर्नमेंट ने जब देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो उन्होंने बंद किया था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट, खासकर जो उनके हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने बहुत सख्त इक़दाम उठाए और बहुत सख्ती की उन्होंने SOPs को फॉलो करने पे और सख्त तरीके से सारी चीजें बंद कर दी। लेकिन यहाँ जब ये शुरू हुआ बंद करने का सिलसिला तो हमने देखा कि बहुत सारी बातें हुई कि ये कारोबार खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये फैसला मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके किया है, और ये शायद अल्लाह ना करे, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे पहली वेव में, दूसरी वेव में हमारे ऊपर बहुत रहम किया था, और इसी तरीके से इस वेव्स में भी सब कुछ हालात बेहतर रहे जैसे मुल्क के दूसरे शहरों में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइंसी तरीके से इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इजाफा होगा तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि हमारे पास अभी UK वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और खासकर इंडियन वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हो चुके हैं हमारे लिए, और वो बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारे लिए। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी यही समझ रहे हैं कि शायद ऐसा ही है क्या कि ये ताजरों के प्रेशर में आकर इस तरह के हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए। फिर हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो सिंध में बड़ा सुस्त है। सिंध हुकूमत के जो इकदाम हैं, जो फैसले हैं, उन पर अमल दरामद उस तरीके से सिंध हुकूमत करवा क्यों नहीं पा रही है? ना तो वैक्सीनेशन के हवाले से, ना फिर SOPs के हवाले से, और फिर जो बंदिशें थी वो भी प्रेशर में आके हटा दिया जाना।
क्या सूरत हाल इससे ज़्यादा कशीदा नहीं हो सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वैक्सीन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो ये देखिए, ये वैक्सीन का मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में 5 से 6 लाख अफराद को डेली वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम अचीव करेंगे अपने गोल को। अदरवाइज पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमने ये भी डिमांड की है कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको भी आप वैक्सीनेट करें। अब आपके पास पाक वैक जो कि कैंसाइनो है, जो कि सिंगल डोज है, ये ऐसे लोगों को जिनके पास मासियां घरों में आती हैं, ड्राइवर्स हैं और दूसरे हैं, अगर आपने इनको वैक्सीनेट नहीं किया, बर्मीज हैं, बंगालीज हैं और इस तरह के अफगानी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, तो आप उनको वैक्सीनेट करें। और कम से कम सिंध के अंदर की बात की जाए तो सिंध में कम से कम 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जो 3 महीने का उन्होंने एक कैंपेन चला रहे हैं और 3 महीने के अंदर सेंटर बढ़ाएंगे और अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हो जाए, लोग वैक्सीनेट हो जाएं। और लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जल्दी वो वैक्सीनेट होंगे उनके तमाम वाले, उतनी जल्दी हम इस कोरोना से छुटकारा हासिल करेंगे। तमाम वो लोग जो कि जिनको के लोग, अभी कल मुझे किसी ने फोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोरोना हो चुका है तो मैं क्यों वैक्सीनेट कराऊं अपने आप को, तो ये सब गलत बातें हैं। बिल्कुल वैक्सीनेट होना, और वैक्सीनेट होने के बाद भी आपको एसओपीज पे अमल सही है। अगर आप खुद को वैक्सीनेट करवा भी लेते हैं तब भी अपने एसओपीज पर अमल दरामद करना है। एहतियात आप पर तब भी लाजिम है क्योंकि अभी तक हमने हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं की है। जब हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे तब नई गाइडलाइंस भी आपको दे दी जाएंगी, लेकिन अभी वैक्सीनेट होने के बाद भी आपने खुद पर वही एसओपीज लागू रखने हैं, उन पर अमल दरामद करना है जो अभी हमें बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज अहम दिन है और ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का, और हमेशा मसला ही भूख रहा है, खुराक रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। और पाकिस्तान समेत, जैसे हमजा बता रहे हैं, दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का जो थीम रखा गया है वो है सेहतमंद कल के लिए आज महफूज खुराक खाएं। ये थीम रखा गया है और तहफ़्फ़ुज़ खुराक दरअसल इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। अगर हम अच्छी खुराक खाते हैं तो हम सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं। और इंसान के लिए दुनिया भर में सेहत से बढ़कर किसी और चीज़ की इतनी अहमियत इसीलिए नहीं होती है। साफ़ सुथरी और महफूज खुराक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली की ज़ामिन है, जिससे ज़राअत हो गई, मार्केट्स आपकी हो गई, सियाहत हो गई, तामीर व तरक्की के शोबे हो गए, उनमें तरक्की के लिए आपको भरपूर मदद मिल रही होती है। और तहफ़्फ़ुज़ खुराक में भूख से तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है, जिससे मुराद ये है कि लोगों को महफूज, ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनासिब खुराक जो है साल भर मुहैया की जाए। हमें पता है कि कितने लोग हैं जो भूखा सोने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक वक्त का खा सकते हैं और दूसरे वक्त का उनके पास खाना मौजूद नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन का मकसद भी यही है कि आवाम को उन तमाम पहलुओं को उजागर किया जाए, उन्हें उन तमाम पहलुओं के हवाले से आगाही दी जाए। क्या हम लोग कर रहे हैं, और दुनिया भर में हर साल 1.3 अरब टन खाना हम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी मालियत जो है वो एक मतलब बेघर अमरीकी जो है वो खरब अमरीकी डॉलर, अच्छा 1 खरब अमरीकी डॉलर जो है वो बनती है। और एक घर अगर भूखा सोता है तो आप सोचें कि मतलब सबके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, सबको उस चीज़ का हिसाब देना है कि आपके हमसाए में अगर कोई भूखा सोता है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी अगर भूखा रह जाता है तो। और इस ज़ायाशुदा जो ग़िज़ा है, इसका जो बात कर रही है इशाल, अगर रोज़ाना के हिसाब से हम तखमीना लगा लेना तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर यौमिया 35 लाख टन खुराक है जो ज़ाया कर दी जाती है। और अगर हम इसका पाकिस्तानी रुपयों में आपको तखमीना बताएं ना, मतलब कि यौमिया, तो 4 खरब 47 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ये ज़ायद बनती है। और पाकिस्तान की हम बात करें तो 58% आबादी वैसे ही ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और मुल्क के 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के मसले से दोचार हैं, जिसका जिक्र अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था, हमें कुछ तस्वीर भी दिखाई थी। इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आप कह लें कि बड़े मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम कर रही है। बेसिकली आप कह लें कि उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर, कि हमारे पास पानी थोड़ा है, 138 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है हमारे पास, मिलियन एकड़ पानी है हमारे पास।
उसका इस्तेमाल मतलब मीठे पानी के एक एक कतरे का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें, पहली बात। दूसरा ये है कि हमारे पास जितनी भी लैंड है समुद्र से लेके पहाड़ों तक जी, जहाँ जहाँ जितना बारिश हो रही है उसको हार्वेस्ट करें, पानी को हार्वेस्ट करके, तो जहाँ जो इस्तेमाल हो सकता है लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन वो करें। ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसका बेहतर इस्तेमाल, उसके लिए जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका बेहतर इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ने ये जो सोलर ट्यूबवेल है, सोलर ट्यूबवेल जो है उसको सपोर्ट कर रही है। और स्पेशली जो न्यूली आबाद एरियाज़ हैं फाटा की तरह या बलूचिस्तान में जो फार फ्लंग एरिया हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इसको। ये अब कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम जो है ताकि वहाँ ट्यूबवेल लग सकें और वो ज़मीनें आबाद हो सकें। फिर यह है कि जितनी गैर आबाद ज़मीनें थी, कलर वाली ज़मीनें थी, कलर वाली ज़मीनें जो है वहाँ पे फिश फार्म बन रहे हैं, श्रिम्प फार्म बन रहे हैं। कड़वे पानी का एक अपना सिस्टम जो है कि कड़वे पानी में भी आप उसको प्रोडक्शन ले सकें। जो कलर वाली ज़मीन है, जो गैर आबाद ज़मीन है, उससे भी प्रोडक्शन ली जा सके। चौथी चीज़ जो है कि जितना आप कह लें कि ये जो समुंदर की कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट में हम कोस्टल बेल्ट के साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं फिश फार्म्स। अच्छा। फिश फार्म्स वहाँ पे एक तो ये कि फ़िश की जो पनीरी है, ये बच्चे हैं, वो पाल के तो समुद्र में छोड़ा जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ये सस्टेनेबल जो फिश कैचिंग है वो मेंटेन हो सके। साथ साथ फिश फार्म बनाना चाह रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, दुनिया में फूड प्रोडक्शन और उसकी डिमांड में अभी भी बहुत फ़र्क है। जो मुल्क फूड दरामद करते हैं वहाँ पर हम देखें तो फसादात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस रखते हैं आप? देखिए, इस वक्त आप कह लें कि जो 2-3 इकानमीज़ काफ़ी जहाँ पे पिछले सालों में तरक्की हुई चाइना में, चाइना की जो आप कह लें कि एपिटाइट फॉर ग्रेन्स और एपिटाइट फॉर सोयाबीन बहुत बढ़ गई है। अब चाइना जैसा मुल्क जहाँ 1.5 अरब के लगभग आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वहाँ अगर एपिटाइट बढ़ जाती है, वहाँ कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो वो आप कह लें कि एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मसलन जस्ट आप अगर देखें तो मैंने सऊदी अरब की बात कर लें। रिसेंट में आज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ सऊदी अरब की तकरीबन 1.7% आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो खुराक की डिमांड है 4.6% बढ़ रही है। मतलब ये खुराक की डिमांड 2 तरीक़ों से बढ़ती है, एक आपकी आबादी का बढ़ना और दूसरा ये कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो बढ़ती है, जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आपकी फ़ौरन डिमांड खुराक की बढ़ जाती है, खुराक वर्सटाइल हो जाती है। लिहाजा आप कह लें कि ये जो है ना दुनिया पूरी में खुराक महंगी हुई है, तो लोगों को बड़ा एहसास हुआ है इसका। सऊदी अभी अब खुराक पैदा करने जा रहे हैं, पहले खुराक पैदा नहीं करते, इंपोर्ट करते थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि लोकल खुराक अगर नहीं है तो सिर्फ दरामद पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया कि आप सिर्फ दरामद पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको इंपोर्ट लोकल भी ग्रो करना पड़ेगा। लिहाजा आप कह लें कि एक तो मुल्क जो लोकल उगा रहे हैं, और जो जाग रहा है, जो जिसका विजन है वो बड़ा आप करें बहुत बड़ा चैलेंज समझ के ले रहा है और इसमें जा रहा है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है कि जहाँ पे फसादात हैं वहाँ इशूज़ मौजूद हैं, वो लोग डेफिनेटली आपके इस बड़े चैलेंज से निपट नहीं सकते। साहब, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बार रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। क्या पाकिस्तान को इस साल अगर रिकॉर्ड फसलें हुई हैं तो खाने पीने की बुनियादी अशिया दरामद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? बेसिकली जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपने 120 दिन का स्टैंडर्ड आप कह लें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने होते हैं। हमारे यहाँ पिछले सालों में ख्याल नहीं किया गया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखे गए। अच्छा। सो मैं समझता हूँ कि हमें इस साल पैदावार में देखें, हमें दालों में थोड़ी कमी है, वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं या एडिबल ऑयल करते हैं, लेकिन उनकी भी इंपोर्ट कम हुई है। हमारी गंदम की ज़रूरत से गंदम ज़्यादा पैदा हुई है, हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पैदा हुई है, हमारे यहाँ पहले ही हम चावल ज़्यादा पैदा करते हैं, हम ज़रूरत के मुताबिक मकई भी पैदा कर रहे हैं और बढ़ भी जाएगी फर्दर। सो आप कह लें कि हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए भी इंपोर्ट करना पड़े तो करना पड़े, अदरवाइज प्रोडक्शन हमारी जो है वो ठीक है। अच्छा चीमा साहब, पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जितने भी माल न्यूट्रिशन है, मल्टी न्यूट्रिशन को हम मतलब एहसास के थ्रू भी एड्रेस कर रहे हैं हम। हाँ, फिर एक हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है कि जहाँ जहाँ आप कह लें कि माल न्यूट्रिशन है वहाँ पे गवर्नमेंट सर्टन सैशे देगी। हेल्थ डिपार्टमेंट जो वो एक वाकई गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि माल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए उसकी मतलब आप कह लें लोगों को, बच्चों को खुराक दी जाए। लिहाजा ये मल्टी प्रांग स्ट्रेटजी चल रही है। इमरान खान के दिल के बड़ा
करीब है। ये माल न्यूट्रिशन का इशू है, ये इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है। वो इसके बारे में बड़े वरीड हैं और आप इस पर जैसे कहते दिन रात काम करना, वो प्रैक्टिकली मतलब आप कह रहे मुहावरतन नहीं, दिन रात काम कर रहे हैं इस पर कि माल न्यूट्रिशन का जिक्र आता है तो दुखी हो जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे जब हुक्मरान इतना ज़्यादा कंसर्न हो बात पे तो अल्लाह ताला मदद करता है। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम मतलब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब जिस तरह से गवर्नमेंट हमें बता रही है कि पैदावार भी ज़्यादा हुई और हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे बेहतर होता जाए। अच्छा इशाल, हम मोहम्मद आमिर की अक्सर बात करते हैं ना कि जी रिटायरमेंट ले ली, वो कब वापस आएंगे। इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने पर मनाने की कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक इंटरव्यू में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि हाल ही में इंग्लैंड में मेरी आमिर से बात भी हुई है, जिसमें उन पर वाजे किया है कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है वो एक सीनियर प्लेयर के लिए दुरुस्त नहीं है और वो अब भी हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। हम उनके और कोचेस के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करेंगे। वसीम खान ने बहरहाल आमिर की टीम में दोबारा वापसी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन ये बात उन्होंने कही है कि जी कि हमारी मुलाकातें हुई है, मेरी बात हुई है, उसको हम देख रहे हैं। बाबर आजम ने भी ये बात की थी कि मैं आमिर को मनाने की कोशिश करूंगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर मोहम्मद आमिर को हम मनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो हमारी टीम अच्छी बन सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे, स्टे विद अस।